of the state of affairs of the bank, and in case he had called for any explanation or information whether it has been given and whether it is satisfactory. बताओ परीक्षित। सर ऑडिटर रिपोर्ट में ऑडिटर स्टेट करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन दे रही है कि नहीं, मतलब बैंक की सब ट्रांजैक्शंस और ऑल सब चीजों के, और वो उसको एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि जो भी मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं। जो भी स्टेट ऑफ अफेयर्स बैंक के हुए हैं उसका ट्रू एंड फेयर व्यू एफएस दे रहा है या नहीं दे रहा है, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 है कि जो ऑडिट करने के दौरान तूने कोई इंफॉर्मेशन या एक्सप्लेनेशन मंगाए होंगे तो तेरे को मिले ना, और मिले तो वो सेटिस्फैक्टरी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना, ये आपको बोलना है पहले पॉइंट में सेंट्रल गवर्नमेंट को। कोई डाउट किसी को? पक्का? सृष्टि अगला पढ़। मतलब हम्म हम्म नहीं, सिंपल सी इंग्लिश है कि जितना पावर बैंक का है, जितना पावर बैंक का है, तो जो भी ट्रांजेक्शन बैंक ने किए हैं, ठीक है, क्या वो बैंक के पावर में ही है ना? मतलब रीजनल रूरल बैंक में जो रूरल एरियाज है वहां पे कौन काम करेगा? आरआरबी काम करेगी। एचडीएफसी या आईडीबीआई का काम है क्या वो? लेकिन तुम जाके वहां पे टांग अड़ा रहे, तुम्हारे पावर में है क्या वो? अगर उसने ऐसा कुछ किया तो ऑडिटर रिपोर्ट कर देगा कि आरआरबी का काम था, ये जा जाके वहां पे अपनी टांग अड़ा। समझ में आया क्या? सिंपल सी इंग्लिश है कि जो बैंक की पावर है, जो बैंक की पावर है उतना ही ट्रांजेक्शन बैंक को करना है। तो क्या आपकी नोटिस में ऐसा कुछ आया कि बैंक ने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया जो बैंक की पावर में नहीं था? कोई डाउट? पक्का? पहला वाला पॉइंट हो गया, दूसरा वाला पॉइंट हो गया। पहला वाला पॉइंट क्या था? ट्रू एंड फेयर व्यू। देखो मैं जो जो करता ना, ये इतना मत करो, वो कुछ भी काम नहीं आई। मैं जो करता ना उतना उतना आपको हाईलाइट करना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू, ये नंबर 1 हाईलाइट है। उसके बाद में एक्सप्लेनेशन और इंफॉर्मेशन, ये दूसरा हाईलाइट है। यहाँ पे है कि पावर ऑफ द बैंक, जो ट्रांजेक्शन है वो पावर ऑफ द बैंक, जो लाल वाले हैं वही सब मेन है। ठीक है, दो हो गए, ट्रू एंड फेयर व्यू, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन, पावर ऑफ द बैंक। ठीक है, तीसरा कौन आस्था? अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये एसबीआई की मेन हेड ऑफिस है। ठीक है, ये हेड ऑफिस का जो मेन ऑडिटर होता है ना, ठीक है, आप जब स्टॉक एक्सचेंज में देखते हो एसबीआई के रिजल्ट्स, तो इंडिया के सारे ब्रांचेस के ऑडिटर साइन कर सकते हैं उस पर? नहीं। ब्रांच मतलब एक कंपनी का अंग होता है वो। ठीक है, फाइनेंशियल तो एक ही बनता है, सारे ब्रांचेस को मिला के बनता है, बराबर है। तो एचओ क्या बोलता है? एचओ का जो ऑडिटर है इसको बोलते हैं मेन ऑडिटर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर। समझ में आएगा इसके अलग अलग नाम। ठीक है, अब ये क्या करता है, इनकी बहुत सारी छोटी छोटी ब्रांचेज है, पूरे इंडिया में एसबीआई की ब्रांच फैली हुई है, हर ब्रांच का अलग अलग ऑडिटर होता है। समझ में आया? आप अगर सीए की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी सीए की प्रैक्टिस की जो बुनियाद है वो बैंक ऑडिट है, क्योंकि सीए का मेजर काम बैंक ऑडिट से आता है, मेजर इनकम जो है वो बैंक ऑडिट से आती है। समझ रहे की बात? ये सब इनके ब्रांचेज है। अब ये सब क्या करते हैं, अपने अपनी रिपोर्ट एचओ को भेजते हैं। अब ये ऑडिटर के पास में कोई ब्रांच है क्या? तो इसको ये ऑडिटर को बैंक के काम काज चेक नहीं करना है, इनको इन सबकी रिपोर्ट कंपाइल करनी है। ठीक है, प्लस हेड ऑफिस के जो ट्रेजरी ऑपरेशन है वो उसको चेक करना है, और फिर वो बनाएगा खुद की साइड। समझ में आई बात? पक्का समझ में आई? ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है कि जो भी आपको रिटर्न्स
रिसीव हुए, रिटर्न मतलब रिपोर्ट्स पकड़ लो आप, रिसीव हुए हैं किससे, ब्रांचेस से। क्या आपको वो एडिक्वेट लगे आपके पर्पस के लिए? ऐसा तो नहीं है कि आपको एक पन्ना दिया दूसरा पन्ना फटा हुआ था, या आपको दिया ही नहीं, दिया तो हाफ इंफॉर्मेशन दिया, ठीक है, बंगाल वाले ने बंगाली में लिख के दिया, समझ रहे हो? तो जो भी रिटर्न्स आपको ब्रांचेस से मिले हैं, क्या वो एडिक्वेट है या नहीं? कोई डाउट किसी को? हाँ निहाल, डाउट? कंफर्म? सबको समझ में आई बात? ठीक है, बरखा। सिंपल सी बात है कि इसके अलावा कोई मैटर उसको लगता है कि मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना है तो मैं बोल दूंगा। ये 4 पॉइंट आपके हैं ऑडिटर्स रिपोर्ट के, जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देने। ट्रू एंड फेयर व्यू, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, पावर ऑफ द बैंक, ठीक है, ब्रांचेस की रिपोर्ट, और उसके बाद में एनी अदर मैटर। बोलो। ठीक है, अब मैं यहां से आपको घड़ी से घड़ी 1 मिनट दे रहा हूँ, इमीडिएटली बाय हार्ट लर्न करो। मैं पूछूंगा किसी को भी, हाँ? डन हो गया? देवांशी बताओ। मेरे को सिर्फ क्रक्स क्रक्स चाहिए, खड़े होके बताओ जरा। तालियां बजा दो एक बार। अब आ जाओ एल एफ ए आर, ठीक है, क्वेश्चन लिखवा दूंगा एल एफ ए आर, ठीक है, एल एफ ए आर पढ़ो इसी का। बोलता है जो भी अपने ऊपर हमने देखा कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को ये देना, इसके अलावा एक एल एफ ए आर बढ़िया बना के चकाचक कोरे पेज पे बना के देना, ठीक है। एल एफ ए आर, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे फॉरेन बैंक हो, एल एफ ए आर मैंडेटरी होता है। आगे, एल एफ ए आर में क्या क्या मैटर्स रहेंगे वो आरबीआई में लिखे होते हैं, ठीक है, हमारा मतलब नहीं है उससे। बराबर है। स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर मैंने बताया था डायग्राम बना के, ठीक है, कि जो हेड ऑफिस का मेन ऑडिटर रहता है उसको बोलते हैं एस सी ए, ठीक है, उसका काम है एल एफ ए आर देने का। और वो 30 जून मतलब पहला क्वार्टर खत्म होगा तो वो बैंक को अपनी एल एफ ए आर सबमिट कर देगा, उसकी डेडलाइन है वो बेसिकली, ठीक है। कोई डाउट? हो गया? ठीक है, चलो उसके बाद में आ जाओ रिपोर्टिंग टू आरबीआई। हाँ ठीक है, पढ़ लो। ठीक है। हम्म, बराबर है, ठीक है, एक समरी देना ही पड़ता है क्योंकि तो पूरा एल एफ आर पढ़ नहीं पाएंगे ना, ठीक है। ये क्लियर हो गया क्या? हाँ, इसको आप एमसीक्यू लिख दो, मेजरली एमसीक्यू पर्सपेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव भी आएगा तो लिखना पड़ेगा। मेन है 30 जून, जो भी लाल लाल है वो पूरा मेन है, ठीक है। आगे, रिपोर्टिंग टू आरबीआई,
एक अपन ने पढ़ा रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। ओके नमित जी। If an accounting professional, whether in the course of internal or external audit or in the process of institutional audit, finds anything susceptible to be fraud or fraudulent activity or act of excess power or smells any fraud, say in any transaction, he should refer the matter to the regulator. मतलब आप भाई इंटरनल ऑडिटर हो, आप एक्सटर्नल ऑडिटर हो, आप कोई भी नाम से ऑडिटर हो, अगर ऑडिट के दौरान आपको कोई फ्रॉड मिला, आपको कोई झंझट मिली, आपको कोई फाउल प्ले, मतलब आपको बहुत बड़ा शक है, सबूत नहीं है लेकिन शक है, ऐसा कुछ भी है, तो आप पहले इमीडिएटली रेगुलेटरी अथॉरिटी को बताओ। ये मत बोलो कि मैं तो इंटरनल ऑडिटर हूँ, अरे तू कोई भी ऑडिटर हो, तेरे को बताना पड़ेगा। समझ में आई बात? समझ में आया क्या? ठीक है, आगे। एनी डेलिबरेट फेलियर, Failure on the part of the auditor should render himself liable for the अगर ऑडिटर नहीं बताता है तो उस पर एक्शन लिए जाएंगे, ठीक है। यशवी, Auditors should also consider the provision of Article 250, consideration of laws and regulations in an audit of financial ये statements. आपको नहीं है, आगे। The same standard explains that the duty of confidentiality is overridden by statute, law or code. बेसिकली ये ऐसे क्या बोलता है, ये फाइनल में ये ऐसे क्या बोलता है कि एक चीज होती है कॉन्फिडेंशियलिटी, क्या ऑडिटर बोलेगा मैं क्यों बताऊँ, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, चैप्टर नंबर 11 है एथिक्स, ये वो पूरा पूरा बोल रहा है। ये ऐसे क्या करता है, उसको ओवरराइड कर देता है। वो बोलता है कि अगर लॉ रेगुलेशन बोलता है तो जो कॉन्फिडेंशियलिटी है ना, तो अपनी लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट पर लगा, इधर बता, ठीक है। सिंपल सी बात है, धमकी है ये, ठीक है। 240 अपन ने पढ़ा था कि नहीं रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट के इसमें फ्रॉड वाला, 1 करोड़, 1 करोड़ से कम रहा तो, अच्छा छोटा सा था क्या? ठीक है, हाँ ये भी तुमको फाइनल में, ठीक है। पढ़ो। Article 240. The auditor's responsibilities relating to fraud in an audit of financial statements states that an auditor conducting an audit in accordance with ethics is responsible for obtaining reasonable assurance that the financial statements taken as a whole are free from material mistakes. ठीक है, वेदर कॉज बाय एरर और बाय, ऐसे 240 जो है बेसिकली फ्रॉड रिपोर्टिंग को लेके ऐसे है जो आपके इंटर की कवरेज में नहीं है, ठीक है। ओके, कंडक्टिंग एन ऑडिट, अब अपन एक्चुअली ऑडिट में घुस रहे, अब थोड़ा बड़ा बड़ा पार्ट आना चालू हो जाएगा। अभी तक अपना वो इनिशियल फेज खत्म हो गया, ठीक है। जो क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं आप क्वेश्चंस लिख देना, छोटे छोटे स्ट्रेट अवे सिंगल सिंगल लाइन के क्वेश्चन है, इसमें से बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चन नहीं बनते ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, कंडक्टिंग एन ऑडिट, द ऑडिट ऑफ बैंक और देयर ब्रांचेस इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। अब जब आप एक्चुअली ऑडिट कर रहे हो तो आप क्या क्या करने वाले हो, ऑडिट के स्टेप्स क्या रहेंगे, प्रोसीजर क्या रहेंगे बैंक ऑडिट को लेके, वो अपन अभी समझने आए। कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो इनिशियल कंसिडरेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या बोलता है? रेडी है? एकदम रेडी है, ठीक है। अभी इसमें कितने पॉइंट है पहले गिनो। हाँ अरे पूरे नहीं, बहुत ही वो, मैं बोल रहा हूँ इसमें इनिशियल कंसिडरेशन 9 पॉइंट, ठीक है। तो इसके ऊपर तक की नोट आप याद से करके लाना, ठीक है। इसका मैं क्वेश्चन आपको बना, ये मेरे को आगे पूरे 14 पे जो जो क्वेश्चन है मेरे को बनाना पड़ेगा। चैप्टर 11 में मेरे पास क्वेश्चन बाकी है शायद बनाना, है ना? कौन से पार्ट का बाकी है वो, लास्ट के ना, ठीक है मैं बना के दे दूंगा, आज देता बना के। मैंने बैंक ऑडिट का पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। इनिशियल कंसल्टेशन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर क्या मतलब होता होगा नंदीश, इनिशियल कंसल्टेशन का? सर ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ऑडिटर कुछ चीजें कंसीडर सर इनिशियल देखो, ये कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो एक्चुअली इंग्लिश को लिटरली हिंदी में पढ़ते हैं, इसलिए उनके इंटरप्रिटेशन अच्छे होते हैं, ये हैबिट डालो। सर ऑडिट चालू करते समय जो इनिशियल वर्ड का मतलब ही वो है ना, ठीक है। अनुश्री पहला वाला पढ़ जरा। Declaration of its indebtedness. करेक्ट है, The RBI has advised that the bank, before appointing their statutory central or branch auditors, एक मिनट रुक जाओ। अब यहाँ तक क्या बोलता है, आरबीआई ने बैंकों को एडवाइस किया है कि अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब हेड ऑफिस वाला मेन ऑडिटर या फिर ब्रांच ऑडिटर, इनको अपॉइंट
करने के बताओ should obtain a declaration of indebtedness. इनसे आप एक डिक्लेरेशन ले लो इनडेटनेस का, काय का इनडेटनेस का डिक्लेरेशन ले लो, अपॉइंट करने के बाद कि पहले, ऑब्वियसली पढ़ो। Indebtedness refers to the situation of owing money to the bank in any case whatsoever. अभी आप ये एक्सप्लेन कर पाओगे इंडेटनेस का मतलब क्या होता है, बताइए मुझे। घबराओ मत, बोलो। नहीं 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 नहीं, याशवी तू बता। सिंपल, इतना टाइम क्यों लग रहा है, लेकिन सिंपल सी बात है, ओइंग मनी फाउंडेशन में था ना, नेगोशिएबल अगर होते हैं ना भाई, कितना ही वो होता है ओइंग मनी, ये वर्ड बहुत सिंपल है। ओइंग मनी टू द बैंक, क्या लाइन है इसमें इंपॉर्टेंट, ओइंग मनी टू द बैंक। इंडेटनेस मतलब अगर आपके अपॉइंटमेंट के पहले देखो बैंक को 10 लाख रुपए का तेरा लोन चालू है बैंक से, तू क्या इंडिपेंडेंट रहेगी क्या? तूने कुछ भी अगर ऊपर नीचे किया तो बैंक क्या बोलेगा, पहले पैसे दे दे हमारे 10 लाख, वो तो मेरे पास नहीं है, फिर साइन कर। सिंपल सी बात है ना, उसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडेटनेस। मैडम कोई मॉनिटरी ट्रांजेक्शन नहीं है वो, ओइंग मनी टू द बैंक है। ओइंग का मतलब देना बाकी है, कर्जदार हो आप बैंक के, ठीक है। पढ़ो अदिति दूसरा। बस क्या मतलब है इसका, आरबीआई ने क्या डिसाइड किया है, आरबीआई ने क्या डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया आरबीआई ने? परफेक्ट है। अगर मान लो तुम एसआरएस या ऐसी कोई भी चीज बैंक को ऑलरेडी दे रहे हो और फिर तुम उसी बैंक के स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बन जाते हो, ये नहीं चलेगा, नहीं चल रहे, बराबर है, नहीं चलेगा, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई इंटरनल असाइनमेंट पे हो तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते। अरे सिंपल है ना, आपका इंटीग्रिटी ऑब्जेक्टिविटी वो सब हर्ट हो जाएगा ना, बराबर है, ठीक है। इन द बैंक ड्यूरिंग द सेम ईयर, उसी साल में आपका इंटरनल असाइनमेंट है और उसी साल में आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, ये तो बहुत ही बड़ी बात होगी, ठीक है। कोई डाउट? नंबर 1 नंबर 2 क्या, पहला क्या था, डिक्लेरेशन ऑफ, दूसरा इंटरनल असाइनमेंट इन बैंक बाय, क्लियर है, दोनों सिंपल सिंपल से पॉइंट है। इंडेटनेस डिक्लेयर करना है और इंटरनल असाइनमेंट बाय स्टैट्यूटरी। अगर आपने सिर्फ ये काले वाले भी लर्न किए ना बॉस, आप सेंटेंस बना सकते हैं। कभी गेम खेला आपने सेंटेंस बनाने का? ठीक है, आज तक कोई बात नहीं, आपने कभी नहीं खेला सेंटेंस बनाने के? इसको बोलते हैं मैजिक ऑफ एलॉबरेशन। क्या बोलते हैं? जो भी लोग थ्योरी एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करते हैं, नॉट ओनली सी एनी, उनके पास में ये मैजिक ऑफ एलॉबरेशन होता है कि दे हैव दिस 4 वर्ड्स, दे कैन मेक एंटायर बुक ऑन दो 4 वर्ड्स, ऐसा इतना सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। जब मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, पहले सिंगल सिंगल वर्ड का देता हूँ, ठीक है। चॉकलेट, बड़ा सफान, चॉकलेट के क्या सेंटेंस बनाएगा? It's a food that is usually consumed by नहीं, उसमें चॉकलेट होना चाहिए, हाँ। यू आर नॉट डिफाइनिंग द वर्ड, आपके सेंटेंस में वो चॉकलेट वर्ड से लेके आपको सेंटेंस बनाना, बता। chocolate is a product usually manufactured by a company called Cadbury. ठीक है, राइट। सेकेंड, मैं बनाऊ आई लाइक चॉकलेट्स, कुछ ही बन सकता है ना भाई वर्ड तो, ठीक है। सिंगल सिंगल वर्ड का प्रॉब्लम नहीं है, मजा आता है जब वर्ड बढ़ते जाते हैं,
ठीक है, बताओ और कोई। कहा चॉकलेट कैन बी स्वीट और सार, बराबर है ना, कुछ खट्टा कुछ मीठा। ठीक है, बताओ भाई कोई, भाई बोलना, सेंटेंस बोलना है ना। चॉकलेट कैन बी डार्क, चॉकलेट कैन बी मिल्की। ठीक है, और अब मैं बोलता हूं, देखो चॉकलेट हो गया ना, अभी चॉकलेट और बुके, चॉकलेट और बुके, अब ये दो वर्ड आपके सेंटेंस में होने चाहिए। ठीक है, जाशी बोल चल। Chocolate and bouquets are loved by them. ठीक है, चॉकलेट एंड बुके आर, ठीक है, भूमि बता। Usually chocolate bouquets are decorated. यूजुअली चॉकलेट बुके, क्या बात है, बहुत ही शानदार। बता, निहाल बताएंगे सेंटेंस। भाई यही तो एलाबोरेशन है, क्या है बताओ, दोनों वर्ड आंसर क्या, बराबर सही है। ठीक है, फिर ऐसे 3 4 5 ऐसे 10 वर्ड तक बहुत मजा आता है। चलो, थर्ड, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग पढ़ो, प्रीत ये वाला पढ़ो। Planning, standards for auditing, 300, planning and audit of financial statements requires that the auditor shall undertake the following activities prior to starting its initial audit. देखो अपन है ना, अभी सब इनिशियल कंसिडरेशन कर रहे हैं। अपन ने पहले बोला ज्वाइन करने के पहले डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट से दे, ज्वाइन करने के लिए पहले देख ले तू इंटरनल असाइनमेंट्स पे तो नहीं था, अभी ज्वाइन करने के पहले प्लानिंग कर ले। यस, बताओ। Performing procedures required by AS 220 auditing control for audit work regarding the acceptance of client relationship and the specific auditing. ये पढ़ के आए अपन चैप्टर नंबर 11 में, ऐसे 220 में कि क्लाइंट रिलेशनशिप एक्सेप्ट करना, कंटिन्यू करने के पहले अपन कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, इंटीग्रेटिव इंटीग्रेटिव वो सब देखते हैं अपन, राइट। ये हो गया। दूसरा, Establish understanding of terms of engagement as per AS 210. है ना, प्री कंडीशंस टू एन ऑडिट, और वो सब अपन एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये दो चीज आपको प्लान करनी है चालू करने के पहले, कोई डाउट नहीं, ठीक है। उसके बाद में आ जाओ चौथा, कम्युनिकेशन विद प्रीवियस ऑडिटर। अथर्व, Communication with previous auditor. As per clause 8 of the part 1 of the first schedule to the Chartered Accountant Act 1949, a chartered accountant in practice cannot accept position as auditor previously held by another chartered accountant without first communicating with him in writing. ये तो आपको बताना पड़ेगा भाई, बताओ। मतलब कोई भी ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले हमारे पहले जो उस बैंक का ऑडिट करता था उससे हमें इन राइटिंग कम्युनिकेट करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एनओसी, क्या बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो आप है ना, ये वाला जो लिखा है ना क्लॉज 8, ये सब है ना सीए फाइनल में है। आप अगर ये नहीं भी लर्न कर पाओगे तो चलेगा। आपको यहाँ से बताना है कि अ सीए इन प्रैक्टिस कैन नॉट एक्सेप्ट अ पोजीशन एज एन ऑडिटर, अगर वो पोजीशन पहले किसी अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने हेल्ड करी थी तो पहले आपको उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा बाय द वे चैप्टर नंबर 6 के एमसीक्यू सॉल्व हो गए सबके, कल कल दिए थे ना प्रज्ञा मैम ने। ठीक है, मैं देता अभी आपको, रुको। ठीक है, ये हो गया 210, ये कम्युनिकेशन। तो क्या क्या इनिशियल कंसिडरेशन है, पहला इंडेटनेस, इंटरनल असाइनमेंट, प्लानिंग और कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद में टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। पढ़ भाई कार्तिक। Terms of audit engagement. SA 210 terms of audit engagement requires that for each period to be audited, the auditor should agree on the terms of the audit engagement with the bank before beginning significant portions of field work. एक सेकेंड, क्या बोला उसने, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ फील्ड वर्क चालू करने के पहले आपको जो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट है वो बैंक से डिस्कस करने चाहिए। It is imperative that the terms of the engagement are documented. क्या इंपेरेटिव है, Terms of the engagement. क्या इंपेरेटिव है बोले, Terms of the engagement. ऐसे 210 बराबर है। ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है, बिना डॉक्यूमेंट के काम चलेगा क्या, नहीं। ठीक है, 6th वाला, Initial engagement. The auditor needs to perform the audit procedure as mentioned in SA 510. Initial audit engagement, opening balances. And if after performing that procedure, the auditor concludes that the opening balances contain misstatement, the auditor should express
मतलब ऑडिटर पहले परफॉर्म करना चाहिए प्रोसीजर और फिर कंक्लूड करना चाहिए कि कि क्या होता है जब आप ऑडिटर नहीं होते हो, पहले कोई और ऑडिटर होता है, तो जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं ऐसे 510 में, जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं, बैलेंस शीट में आते हैं ना ओपनिंग बैलेंसेस, लास्ट ईयर के इस साल में डालते हैं, तो वो किसी और ने ऑडिट किया है, ठीक है। तो ऐसे 510 क्या बोलता है कि ऑडिटर को परफॉर्म करना पड़ेगा कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स जो 510 में बोले हैं, ठीक है। एंड इफ आफ्टर परफॉर्मिंग दैट प्रोसीजर ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि जो ओपनिंग बैलेंसेस है उनमें मिस स्टेटमेंट है, उनमें, और पुराने ऑडिटर ने वो मिस स्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं किया, तो उसको एक क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन देना है एज अप्रोप्रिएट। सिंपल बात है, ठीक है। ये हो गया छठा पॉइंट। चलो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, देखो एग्जाम के अंदर ना कितने 9 पॉइंट है ना, आपको हार्डली यार 6 लिखने, मैक्सिमम 6 लिखने, ये मैं कंफर्म बोल रहा हूँ, लेकिन अपन पूरे के पूरे 9 याद करो तो 6 अपने को वहां पे आ ही जाएंगे। इंडेटनेस, इंडेटनेस, इंटरनल असाइनमेंट, प्लानिंग, एनओसी, कम्युनिकेशन, फिर टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट राइटिंग में डॉक्यूमेंट करना, और ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है। यथार्थ पढ़। Initial assessment of engagement risk. The assessment of engagement risk is a critical part of the audit process and should be done prior to the acceptance of an audit engagement. है ना, बोलता है एंगेजमेंट रिस्क को असेस करना एक बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है किसी भी बैंक ऑडिट का, और आप इनफैक्ट आप ऑडिट लेने के पहले ही एंगेजमेंट रिस्क देख लो कि आपके बकेट में वो है या नहीं है, नहीं तो मत लो, ठीक है, बिफोर एक्सेप्टेंस करना है ना। और Since it affects the decision of accepting the engagement and also in planning decisions if the audit is ठीक है, accepted. क्योंकि अगर एंगेजमेंट रिस्क बहुत है एक्सेप्टेंस के पहले तो आप एक्सेप्ट करोगे क्या, नहीं, इसके लिए वो बोलता है कि असेसमेंट ऑफ एंगेजमेंट रिस्क आपको एक्सेप्ट करने के पहले ही कर लेना चाहिए, ठीक है। आगे का पॉइंट था Establish the engagement team. The assignment of qualified and experienced professionals is an important component of managing engagement risk. ठीक है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। पहला बोलता है एक्सेप्ट करने के पहले एंगेजमेंट रिस्क देख ले, क्योंकि तेरा एक्सेप्टेंस उस एंगेजमेंट रिस्क पर डिपेंडेंट है, नंबर 1, और उसके हिसाब से असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम कर ले। चलो पहला क्या था, इंडेटनेस, दूसरा प्लानिंग, कम्युनिकेशन, इंटरनल असाइनमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट इन राइटिंग, 6 हो गए, और 2 एंगेजमेंट रिस्क के पॉइंट, मेरे को तो रन हो गया पूरे 8 हो गए क्या 8 रन, मैं बोल सकता 9वां बताने के बाद बोल देता मैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड एनवायरमेंट, ये अपन हर बार करते हैं आरएपी के स्टेज पे, ठीक है। ऐसे 315 ये सेम पूरी लाइन है, identifying and assessing the risk of material misstatement to understanding the entity and its environment, lays down that the auditor should obtain an understanding of the entity and its environment including its internal controls sufficient to identify and assess the ROM, ठीक है। मैं बोलूं पूरे 9, कौन है पूरे 9 बोल सकता, मैं तो बोल लूंगा, चलो मैं बोलता पहले, बस मैं ही स्टूडेंट हूँ। इंडेटनेस, इंटरनल असाइनमेंट, प्लानिंग, कम्युनिकेशन, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, ओपनिंग बैलेंसेस, 2 एंगेजमेंट रिस्क के पॉइंट, और 315। ताले मत बजाओ, तुम बोलो 9, मेरी एग्जाम थोड़ी है। नंदिश बोल सकता, नंदिश 9 बोल, चल खड़े होके बोल, बता इन सबको 9 क्या है। इंडेटनेस, इंडेटनेस है इंटरनल असाइनमेंट, कम्युनिकेशन, प्लानिंग, 2 रिस्क के पॉइंट, 315। बैठ जाओ, परीक्षित चलते बता, पूरे 9 बैठ जा, सफर मत चल। Initial assignment, communication with previous auditor, understanding the bank's environment, risk assessment, or opening balance, or initial audit, वो बोल दिया तूने, हाँ और दो रिस्क पॉइंट्स है। बोल दिया तूने, रिस्क वाला पॉइंट बोल दिया, बैठ जाओ। देवांशी,
हाँ अंडरस्टैंडिंग बोल दो, बैठ जाओ, चलो सेशन बता दो, खत्म करो काम। सुनो यार सुनो, बोलो। internal assignment, third planning, fourth communication, fifth term, engagement with engagement team member, one understanding the bank or an engagement नहीं वो हो गए 2 पॉइंट। initial engagement. हाँ ओपनिंग बैलेंस वाला ताली आ जाए जोरदार। चलो अब आ जाओ नंबर 2 पे। ओ हो गया, डन। ठीक है, पूरे 9 याद रहने चाहिए, आप अपने सेंटेंसेस खुद लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो जो बोल्ड लाइंस है वही इनफ है। ठीक है, अभी फटाफट अपन आगे बढ़ेंगे, टाइम नहीं है। आप है ना 30 सेकेंड्स लो और ये लिखो 9 अपने बुक में। हाँ सी वेडिंग, जगह छोड़ दो क्वेश्चन के लिए भले ही, और लिख लो। मेन नोट्स की बात कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी। किसको कितने याद आते हैं वो देखो। लिख दिए। नंबर 2, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द ROMM। ऐसे 315 रिक्वायर्स ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड असेस ROMM, ठीक है, एट द फाइनेंशियल रिपोर्ट लेवल एंड असर्शन लेवल फॉर क्लासेस ऑफ ट्रांजेक्शन, account balance, disclosures, to provide a basis for designing and performing further audit procedures। तो ये आपको ये करना ही पड़ता है, राइट। आपके इनिशियल कंसिडरेशन हो गए। इनिशियल कंसिडरेशन के बाद में अब आप क्या कर रहे हो, ROM आइडेंटिफाई कर रहे हो, अपनी ऑडिट साइकिल को याद रखना। ठीक है, उसके बाद में देखो आप फिर क्या करोगे, ROMM के लिए क्या करोगे, RAP करोगे। ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, अंडरस्टैंडिंग द बैंक एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल एनेबल्स द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क, है ना। और फिर उसके हिसाब से डेवलप एन ऑडिट प्लान सो एज टू डिटरमाइन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स एंड टू एड्रेस द स्पेसिफिक रिस्क। याद आ रहा कुछ चैप्टर नंबर 3 वगैरह कुछ पढ़ा हुआ है अपन ने, थोड़ा फैमिलियर पढ़ा हुआ। ठीक है, तो पहला था इनिशियल कंसिडरेशन जो क्वेश्चन बैंक के तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बैंक का आइडेंटिफाइंग द ROMM और उसके लिए एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट के अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग द बैंक्स अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये नया है। द अकाउंटिंग प्रोसेस प्रोड्यूसेस फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट यूज। बराबर बात है ना, जो अकाउंटिंग प्रोसेस बैंक यूज करता है। देखो बैंकों में ना टैली यूज नहीं होता, कोई साधारण सॉफ्टवेयर यूज नहीं होता। बैंक्स में ओरेकल, ठीक है, इन्फोसिस के सॉफ्टवेयर, ऐसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं, CBS। ठीक है, मतलब आप सोचो ना कि आप इंडिया के कोई भी कोने से, खैर इंडिया के बाहर से आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हो और वो आपको यहाँ पे आपको में बैठ के आपके ब्रांच में दिख रहा है। थिंक अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन, कितना वो इंफॉर्मेशन आपस में जुड़ा हुआ है। बैंकिंग सिस्टम इज वन ऑफ द वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ठीक है, डेवलप इन वर्ल्ड, ठीक है, टू मेक बैंकिंग इजी फॉर पीपल। ठीक है, सो इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन व्हाट मशीन कैन डू। ठीक है, दैट इज व्हाट बैंकिंग इज। यस, और आप देख रहे हो कि बैंकिंग में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी बैंकिंग में बदलाव बढ़ते जाएंगे। क्या बदलाव हो गए बैंकिंग में, UPI है,
किसी ने सोचा था जहां आरटीजीएस वगैरह करने के लिए लाइन में लगना पड़ता था फॉर्म भरने के लिए, आज क्लिक ऑफ अ बटन पे आप लाख 2 लाख रुपए यूपीआई कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, इस तरीके से बैंकिंग इवॉल्व हो रहा है। तो बैंकिंग का जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, हर एक ट्रांजेक्शन चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, ठीक है, उसका अकाउंटिंग प्रोसेस होगा, बुक्स में कैसे वो आने वाला है, राइट। ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है, ये फाइनेंशियल और ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन पैदा करता है, किसके लिए, मैनेजमेंट के इस्तेमाल के लिए। एंड इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द बैंक्स इंटरनल कंट्रोल। दस इसी के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि वही अकाउंटिंग प्रोसेस ऑपरेशनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के इस्तेमाल के लिए देता है। समझा के बाद, पक्का समझ में आया, ठीक है। Thus, understanding of the accounting process is necessary to identify ROMM whether due to fraud or not. चाहे फ्रॉड से हो चाहे फ्रॉड से नहीं हो, लेकिन ROMM को समझने के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग जरूरी। सर ये अलग से पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट 315 का नहीं है, 315 में ये है। अकाउंटिंग प्रोसेस कभी सुना क्या आपने अभी तक के ऑडिट में, ये बैंक में। तो बैंक में अगर आपको ROMM आइडेंटिफाई करना है, 315 तो लगाना ही पड़ेगा। एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग तो लेनी ही पड़ेगी, उसके अलावा अकाउंटिंग प्रोसेस भी समझना पड़ेगा। समझ में आई बात। उसके अलावा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बैंक का RMP, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट डेवलप्स कंट्रोल्स and uses performance indicators to aid in managing key business and financial risk। बोलता है मैनेजमेंट कंट्रोल डेवलप करता है ताकि रिस्क को मैनेज कर पाए। उसके अलावा मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर यूज करते हैं। परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए इंडिकेटर, जैसे डेट इक्विटी रेशियो, ये रेशियो वो रेशियो, करेक्ट, ये सब क्या है, आप कैसा परफॉर्मेंस कर रहे हो उनके इंडिकेटर्स है। ठीक है, तो आप यूज करते हो इंडिकेटर्स ताकि आप अपने की बिजनेस डिसीजंस बराबर ले सको। एक इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम एक बैंक में जनरली रिक्वायर्स द फॉलोइंग। नीचे दिए गए 5 चीजें एक बैंक के अच्छे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में होनी चाहिए। ये अपने आप में एक और क्वेश्चन है, मैंने बोला था मैं क्वेश्चन बना दूंगा आपको इसको। ठीक है, अभी आप सिर्फ कंसेप्ट लो, समझ में आया। तो अभी तक हमने क्या किया, हम ऑडिट में घुस चुके हैं। पहले हमने देखा इनिशियल कंसिडरेशन क्या रहेंगे, फिर हमने हमारी ऑडिट साइकिल याद करी। ठीक है, उससे पहले सब RAP होता है, तो हमने उसको थोड़ा ब्रेकअप किया कि हम पहले एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट लेंगे, ROM को आइडेंटिफाई करेंगे, अकाउंटिंग प्रोसेस समझेंगे और रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस समझेंगे। अभी रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के ऊपर बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि एक अच्छे बैंक के, बोलो, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या होना चाहिए। समझा क्या क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, ओके, अब देखो क्या क्या होना चाहिए। ये अपना, हाँ, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपने को पढ़ना है, ये एक बार समझ के रखो कि अपने को पढ़ना है। अपने को RM सिस्टम पता है ना, अपने को ये लर्न करना है, ये अपन लर्न करेंगे शांति से। ठीक है, ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको स्टार मार्क कर दो। ये अपने को क्लास में लर्न करना है कि एक अच्छे बैंक के रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया अनुचित क्वेश्चन। ठीक है, अभी पहले नीचे का देखते हैं। एंगेजमेंट टीम डिस्कशन, और जरा प्लीज। Engagement team discussion. The engagement team should hold discussions to gain better understanding of bank and its environment. है ना, एंगेजमेंट टीम को डिस्कशन होल्ड करनी चाहिए ताकि वो बैंक और उसके एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे से समझ पाए। Including internal control, and also to assess the potential for material misstatements of the financial और वो डिस्कशन से मुझको मालूम पड़ेगा कि फाइनेंशियल ईयर में मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं RAP वाला ही पॉइंट है। अगला, establish the overall audit strategy. SA 300. Planning and audit of financial statements states that the objective of the auditor is to plan the audit so that it will be performed in an effective manner.
300 क्या बोलता है कि ऑडिट कभी भी प्लान रहना चाहिए, आपकी पढ़ाई की प्लान रहना चाहिए ताकि इफेक्टिवली पढ़ाई हो पाए, वैसे ही ऑडिट भी प्लान होना चाहिए ताकि इफेक्टिव ऑडिट आप कंडक्ट कर पाओ। For this purpose, the audit engagement partner should establish the overall audit strategy prior to the commencement of an audit. ठीक है, ऑडिट के पहले आपको ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी लगानी है एज पर चैप्टर नंबर 2 एंड For key management team members, key engagement team members and other appropriate specialists by establishing the overall audit. ये पॉइंट भी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है कि डिस्कशन में कौन कौन इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सिर्फ आरएपी के स्टेज की बात कर रहे हैं, इन लोगों ने आरएपी को डिवाइड किया है। ठीक है, आरएपी को कैसे डिवाइड किया है, एक तो आइडेंटिफाइंग द आरओएमएम, ठीक है, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग और उसके एनवायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग, आरएपी की अंडरस्टैंडिंग, एंगेजमेंट टीम के डिस्कशंस और प्लानिंग। समझ में आया क्या, कितने पॉइंट्स है जो आरएपी के स्टेज के आसपास के हैं। पहला इनिशियल कंसिडरेशन है, ठीक है, पहला क्या है, अब मेरे को बताओ आरएपी के पॉइंट्स क्या क्या, एक एक करके। पहला आइडेंटिफाइंग आरओएमएम, बोलो। अब अपन कैसे करते हैं आइडेंटिफिकेशन, कैसे, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट और अकाउंटिंग प्रोसेस और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम और एंगेजमेंट टीम के डिस्कशन। ठीक है, और उसके बाद में अपन बनाते हैं ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी। अनुश्री लर्न हो रहा है क्या, समझ में आ रहा? ठीक है, 2 मिनट लो, अभी तक के हेड पॉइंट्स लर्न करो पहले। जब अपन ये ओवरऑल लिखेंगे क्वेश्चन, इनिशियल कंसिडरेशन का अलग क्वेश्चन बनेगा, आरएम सिस्टम समझने का अलग क्वेश्चन बनेगा, बाकी सब हेडर्स है, बाकी सब हेडर्स है। कर लिया लर्न? ठीक है, अभी आपने अपनी नोट्स में इनिशियल कंसिडरेशन के 9 पॉइंट लिखे जो मैंने लिखने बोले थे। ठीक, हाँ हाँ, जो भी है नोट्स में लिखना है वो। ठीक है, अब उसके नीचे अभी तक के जितने भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो लिख दो बिना देखे, जल्दी, बिना देखे आना चाहिए। लिखो और 2-2 लाइन, एक एक लाइन छोड़ देना हर एक पॉइंट के बीच में। लिख दिया? ठीक है, तो आइडेंटिफाइंग आरएमएम कैसे करते हैं, अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, उसके बाद में अकाउंटिंग प्रोसेस, उसके बाद में मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन, फिर प्लानिंग करना है।
ठीक है, और फिर स्ट्रेटजी बनानी है। स्ट्रेटजी के बाद में क्या आता है, प्लान। ऐसे 300 डील विद ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट। लिख दिए सबने, किसको कितने कितने आए, कितने कितने नहीं आए, आए क्या, कितने, सृष्टि कितने बजे पूरे आएगा स्ट्रेटजी तक के, अनुश्री देखो आखिरी वाला, तुमको, अदिति, ठीक है। तो कहने, इट इज वेरी इजी टू से दैट जितने भी ऐसे 315 के पॉइंट्स है उसको उन्होंने ब्रेकअप कर दिया, ठीक है, यस। और उसके बाद में उन्होंने चालू करी प्लानिंग। तो पहला प्लानिंग, फिर स्ट्रेटजी, फिर प्लान, यही सीखा था अपन ने प्लानिंग एलिमेंट्स में, स्ट्रेटजी और प्लान। तो ये प्लानिंग के ऊपर तक जो है, देखो ये स्ट्रेटजी और फिर प्लान, इसके ऊपर तक जो है वो आपका आरओएम खत्म हो गया, एंगेजमेंट टीम डिस्कशन तक। क्लास में ना अटेंशन रखो, जो जो लोग नहीं लग रहे, कुछ लोग स्पेसिफिकली विजिबल है कि उनका अटेंशन नहीं है, अटेंशन नहीं तो ऑडिट खत्म, ऑडिट खत्म तो करियर खत्म। इतना इंपॉर्टेंट है आपका क्लास में बैठा हुआ एक एक मिनट, क्लियर है। एस्टेब्लिशिंग ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, फिर डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। ऐसे 300 डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन एन इफेक्टिव मैनर। It requires involvement of all the key members of engagement team while planning and audit। सेम बात नीचे बोल दिया उसने, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हेडर्स इंपॉर्टेंट है, अंदर का आप अपने 315 की नॉलेज के हिसाब से जेनरिक लिखना, जेनरिक को मैं टेस्ट में मार्क्स दूंगा, ठीक है। तो इसको लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ हेडिंग लर्न होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, पढ़ प्रेम। Audit planning memorandum. The auditor should summarize the audit plan by preparing an audit planning memorandum in order to first describe the expected scope and extent of audit procedures. ऑडिट प्रोसीजर का स्कोप क्या है, ठीक है, कितने एक्सटेंड तक तुमको लगाने हैं। देखो ऑडिट प्लान क्या है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसका तुमको एक छोटा समराइज वर्जन बनाना है, उसको बोलते हैं ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम, ठीक है। उसमें आप अपना स्कोप और एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर बताओगे। दूसरा, Highlight all significant issues and risks identified during their planning. प्लानिंग करते वक्त जो भी सिग्निफिकेंट रिस्क तुमको आइडेंटिफाई है वो भी आप प्लानिंग मेमोरेंडम में हाईलाइट कर दो। तीसरा, Provide evidence that they have planned the audit engagement appropriately and have responded to the engagement risk. आप ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम में बता दो कि हमारे पास सारे एविडेंस है, हमने प्रॉपर्ली प्लान किया है, जो भी रिस्क है उनको आंसर करने के लिए। ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम को स्टार्ट कर दो एक बार, ठीक है। इसको डाल दो एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव, ये लर्न करना पड़ेगा थोड़ा, हाँ। क्या है अनुश्री ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम? प्लानिंग नहीं, ऑडिट प्लान की। प्लानिंग एक ब्रॉड वर्ड है, प्लानिंग में स्ट्रेटजी भी आती है, प्लान भी आता है। किसकी समरी है? ऑडिट प्लान के समराइज्ड वर्जन है ऑडिट प्लानिंग मेमोरेंडम। उसमें क्या होता है, स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर्स, उसके अलावा प्लानिंग के टाइम पे क्या क्या रिस्क अब तुमको आइडेंटिफाई हो, और तीसरा कि हमने, हमारे पास में एविडेंस है कि हमने पूरा की पूरा ऑडिट बराबर तरीके से प्लान किया है। डिटरमाइन द ऑडिट मटेरियलिटी, ये भी करते थे अपन, याद होगा तो, ठीक है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, नॉर्मल मटेरियलिटी, मटेरियल एज अ होल, देन देयर वर देन कुछ कंडीशंस थे जहाँ पे आप क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन में भी आपको निकालना जरूरी समझोगे। डिटरमाइनिंग ऑडिट मटेरियलिटी, ठीक है। पढ़ो अनुश्री। Determining audit modality. The auditor should consider the relationship between the audit modality and audit risk when conducting an audit. ऑडिटर को रिलेशनशिप समझनी पड़ेगी कि ऑडिट मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क में क्या रिलेशनशिप है जब वो ऑडिट कंडक्ट कर रहा है। अगर उसको ऑडिट रिस्क कम रखना है तो उसकी मटेरियलिटी जो है वो कम रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कम मटेरियलिटी रहेगी तो मैक्सिमम चीजें वो अपने बार में लेते जाएगा मिसस्टेटमेंट के, क्योंकि अगर मटेरियल, अगर कोई चीज मटेरियल नहीं है तो आप उसको स्ट्रेट अवे छोड़ दोगे। तो अगर आपको ऑडिट रिस्क कम रखना है तो मटेरियलिटी भी कम होनी चाहिए। तो ये रिलेशनशिप आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना है कि रिलेशनशिप, अगर आपका ऑडिट रिस्क को कम रखना है कि कम से कम चांसेस होने चाहिए कि मैं एक गलत ऑडिट रिपोर्ट दे रहा हूँ, तो आपकी ऑडिट मटेरियलिटी भी कम होनी चाहिए। ऑडिट मटेरियलिटी का मतलब क्या है कि इसके नीचे की चीज मैं देखूंगा ही नहीं, तो
तो आपने वो भी कम कर देना चाहिए। मतलब आप ज्यादा चीजें अपने प्रोसीजर में कवर करने वाले, आप थोड़ा एलॉबरेटिव ऑडिट करने वाले, ठीक है। जितनी हाई मटेरियलिटी उतना छोटा ऑडिट, जितनी लो मटेरियलिटी उतना डिटेल ऑडिट, ठीक है। आगे The determination of audit materiality is a matter of professional judgment and depends upon the knowledge of the bank, assessment of engagement risk, and the reporting requirements for the financial statement. बोल रहे ऑडिट मटेरियलिटी का डिटर्मिनेशन एक प्रोफेशनल जजमेंट है कि मैं मटेरियलिटी सर क्या सेट करूं। हमने वहां पे वही पढ़ा कि जजमेंट है। और ये जजमेंट तू कैसे बनाएगी, तेरी बैंक की नॉलेज क्या है, तूने प्लानिंग करते समय तेरे क्या क्या रिस्क आइडेंटिफाई हुए हैं, ठीक है। उन सबको ध्यान में रख के तू एक बनाएगी जजमेंट। काय का जजमेंट, मटेरियलिटी। समझ में आया क्या, सबको समझ में आया क्या, बड़का समझ में आया क्या, क्या। हाँ देखो, अगर आपको ऑडिट रिस्क कम रखना है, ऑडिट रिस्क का मतलब क्या है कि सबसे कम चांसेस होने चाहिए कि मैं एक खराब रिपोर्ट दे दूं, ठीक है। ये चांसेस में कम रखना है। अगर तेरा ये रिस्क तेरे को कम रखना है, मतलब तेरे को ऑडिट बढ़ाना पड़ेगा। ऑडिट बढ़ाना पड़ेगा उसका मतलब ये है कि तेरी मैटेरियलिटी कम होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मान ले फॉर एग्जांपल 10 आइटम है, ठीक है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, इतने आइटम है। और तूने तेरी मटेरियलिटी बोली 5 लाख, वो तो स्ट्रेट अवे चेक करेगी नहीं, क्योंकि ये सब 5 लाख से कम है, तेरे लिए मटेरियल नहीं है। तू चेक सिर्फ इतना करने वाली है। क्या क्या होगा अगर इनमें मिसस्टेटमेंट रहेगा लेकिन इनमें नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगी ना। इनमें सब कुछ ठीक है तो तू रिपोर्ट अच्छा दे देगी, लेकिन मिसस्टेटमेंट तो यहाँ थे, वो तूने चेक ही नहीं करे। क्यों, क्योंकि तेरी मटेरियलिटी में कैच ही नहीं हुआ। तो अगर तेरे को रिस्क कम रखना है तो तू क्या करेगी, तू बोलेगी मैं मेरा मटेरियलिटी 1 रखू, मतलब तू ये सब चेक करेगी। अब चांस जितने ज्यादा जो चेकिंग कर रही है उतने चांसेस है मिसस्टेटमेंट मिलने के। अगर इसमें तुझे नहीं मिल रहा है मतलब तू ज्यादा अश्योर्ड है कि मैंने जो रिपोर्ट दिया है वो सही है। समझ में आया क्या। एब्सेंट रहोगे तो ये गणित बिगड़े बिगड़ेगा। बैकअप में कुछ होता नहीं, बैकअप में इफेक्टिवनेस बहुत कम रहती है। आप चैप्टर 3 में बहुत एब्सेंट थे, तो आपको डेफिनेटली आता था क्योंकि आपका वो लेवल है, ठीक है। इसलिए सबको बोल रहा हूँ एब्सेंट, कम से कम एब्सेंट रहो। तब समझ में आया सबको, ठीक है। ऑडिट मटेरियलिटी थैंक्स टू हर क्या भी डिटेल में वापस समझा दिया। किसी को अगर नहीं आया होगा, नहीं पूछ रहा होगा, आप समझ रहे हैं क्या, समझ रहे हैं सबको, ठीक है। तो ये तो हो गई थी यहाँ की बात जो मैंने बरका को समझाया अभी। इसके आगे की बात क्या थी कि ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल, सर मैं 5 लाख की मटेरियल रखूँ, सर मैं 2 लाख की रखूँ, सर मैं 8, ये क्या है अनुश्री, ये जजमेंट है, कोई रूल है कैसा। और जजमेंट कैसे बनाएगी तू, कैसे बनाएंगे, अपनी नॉलेज से नहीं बनेंगी, बैंक की नॉलेज तेरे पास क्या है, एंगेजमेंट रिस्क का असेसमेंट क्या है, ठीक है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट जो जाने दो, लेकिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका एंगेजमेंट रिस्क क्या है और आपको बैंक के बारे में क्या नॉलेज है। समझ में आया क्या सबको, क्लियरली समझ में आया। अभी फटाफट तुम क्या करो, ये दो चीजों का SNW करो जल्दी, ओपन करो रजिस्टर 9 और 10।
SNW करते करते उसको पढ़ो भी, समझो भी, क्रिटिकल पॉइंट्स है, थोड़ा लैंग्वेज अलग है। लिख लिया सबने? ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ये देखो 11 नंबर पढ़ लो अभी, मतलब पढ़ लेना अभी, फटाफट खत्म कर देना। 11 नंबर ऐसा ही है। उसके बाद में 12 नंबर आपको पढ़ना है खुद से, 30 नंबर खुद से पढ़ना है। कल मैं ये लर्न कराऊंगा, इसको 3 बार स्टार मार्क कर दो, ठीक है। उसके बाद में कल मैं ये कराऊंगा। अभी सर अभी तक जो पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सुनो, कल तो अपन ने स्टार्टिंग के पढ़े वो सारे इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल वाला ये वाला। आज जो पढ़ा उसमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो समझो। आपको ये इस पे आएगा क्वेश्चन नंबर 1। ये सब जो है ना अनुश्री ऐसे ही पढ़ने, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने, नीचे वाले पॉइंट्स मैं जो बता रहा हूँ वो लर्न करने के लिए पढ़ने, राइट। नंबर 5 लर्न करने के लिए पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में नंबर 14 लर्न करने के लिए पढ़ना है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चंस है। बाकी सब सिर्फ आपको हेडिंग याद रखनी है, अगर रख पाओ तो, जितनी रख पाओ, ठीक है। समझ में आई बात? क्या 9 है ना एक्चुअली, उसके लिए MCQ के लिए इसको भी कर लेना मैम, चलो इसको भी टिक मार्क कर दो, 9 को भी टिक मार्क कर दो। अभी थोड़ा सॉर्टेड हुआ क्या, ठीक है। इन्होंने पूरा ऐसे दिया है, लेकिन ये 4 अपने एग्जामिनेबल क्वेश्चंस है, बाकी अपन सिर्फ लर्निंग के लिए। तो पहले अपन ने देखा इनिशियल कंसिडरेशन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में अपन को देखना है आरएबी के माध्यम से, आइडेंटिफाइंग ROMM, अंडरस्टैंडिंग द बैंक अकाउंटिंग प्रोसेस, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, एंगेजमेंट इन डिस्कशन। उसके बाद में स्ट्रेटजी, ऑडिट प्लान और प्लानिंग मेमोरेंडम और ऑडिट मटेरियलिटी, ठीक है। उसके बाद में गोइंग कंसर्न वगैरह आपका पढ़ लेना। कल मैं ये 2 क्वेश्चन रन कराऊंगा और मैं एडवांसेस की तरफ आगे बढ़ूंगा, ठीक है। अभी तक इसमें इतना ही है चैप्टर के अंदर, ठीक है। अब आखिर में क्लास बंद करने के पहले, अभी क्लास बंद होगा, प्रज्ञान का क्लास चालू होगा 10:35, ठीक है। 15 से 20 मिनट का ब्रेक है, मैं क्लास अभी बंद करो सिर्फ जाने के पहले। हाँ नहीं, वैसे तो क्लास 11:15 का है, आज आधी पौन घंटा जल्दी चालू होगा मेरे ख्याल से। 10:35 का आप 10:40 पकड़ो लगभग लगभग, ठीक है। मैं क्या बोल रहा था आपको अभी, हाँ वो 9 फटाफट रिवाइज करते फिर क्लास बंद करते। कोई है जो बोल पाएगा? अरे बाप रे, मैं ट्राई करूं? अदिति करना है क्या ट्राई? हाँ चल बोल। चलो सुनो, लेट्स सी ट्राइंग। यस, एक सेकंड चलो। इनिशियल, आप इनिशियल मतलब आप ओपनिंग बैलेंस बोल रहे हो, इंटरनल असाइनमेंट, हाँ इंडेटनेस, इंटरनल असाइनमेंट, फिर हाँ बराबर है, ठीक है। इस तरीके से आपको इनिशियल कंसिडरेशन आने चाहिए, ये एग्जामिनेबल पॉइंट है, ठीक है। कल अपन वो 2 भी लर्न कर लेंगे। रिपोर्ट वाला तो बहुत ईजी है, रिस्क मैनेजमेंट वाला थोड़ा ट्रिकी है,